नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का प्री टेस्ट, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा 2025 और कल के एग्जाम के लिए तो है, ठीक है। क्योंकि जेक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसलिए कल बहुत ही आपको लाभ मिलेगा इसमें। और 25 में भी आपका 2025 वाले एग्जाम के लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 40 सवाल देखने वाले हैं। देखिए, इसी पैटर्न पे आपको सारा सवाल मिलेगा एग्जाम में कल भी और 2025 वाले एग्जाम में भी, इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला जो सवाल रहेगा वो पैसेज रहेगा आपका, ठीक है, गद्यांश इसको बोलेंगे। तो गद्यांश देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना देता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों को अधीन बनाकर रहना पड़ता है। इन इशारे पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करता है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक समझ नहीं रखता। तो देखिए, ये आपका पैसेज रहा। अब पैसेज के आधार पर जो सवाल पूछा गया उसको देखते हैं। पहला पूछा गया स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन के हिसाब से अपना सहारा स्वयं बनना। सेकंड क्वेश्चन होगा कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, तो परावलंबी होते हैं दूसरों लोग पर जो आश्रित होते हैं, उसे परावलंबी कहा जाता है। तीसरा सवाल है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। परावलंबी जो है वो किसके अधीन बन कर रह सकते हैं, तो वो आश्रय देने वालों के अधीन रहते हैं। आश्रय देने वालों के अधीन होते हैं परावलंबी लोग। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। तो 4 का हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर व्यक्ति। आत्मनिर्भर व्यक्ति सारा चीज समझ सकता है। पैसेज में आपका सारा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है, तो पशु और कीड़े मकोड़े के समान। और दोस्तों, ये आपका 2022 में या 23 में आपका फाइनल एग्जाम में सवाल बना हुआ था, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आपको सवाल बना था ये। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। 10 से 16 तक आपको पद्यांश दिया हुआ था और पद्यांश के आधार पर आपको सही आंसर देना है। देखिए क्या था कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उसके बुरे दिन भी भले। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश है। अब पद्यांश के आधार पर जो सवाल बना हुआ है ये आप देखते हैं। तो बोला है पद्यांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। पद्यांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है, तो जो बाधाओं से नहीं घबराते हैं, जो बाधाओं से नहीं घबराते उसके बारे में जिक्र किया गया है। 7वां सवाल है, दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो दुख आने पर घबराते वही हैं जो मेहनती नहीं होते। जो मेहनती होते हैं वो तो दुख आने पर भी उसका सामना डटकर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समय आने पर परिश्रमी लोग किस प्रकार का सामना करते हैं। समय आने पर तो गिदड़ का, सियार का, शेर का या रात दिन का। तो समय आने पर शेर का भी सामना कर सकता है व्यक्ति। नेक्स्ट है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो लोहे का चने चबाना मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करना, जैसे अभी आप लोग कर रहे होंगे 10th के एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि वीर शब्द का विलोम क्या है। तो वीर मतलब होता है साहसी होता है, ठीक है। तो उसका विलोम पूछा है। देखिए, वीर का मतलब साहसी भी होता है, हिम्मती भी होता है, बहादुर भी होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए व्याकरण से है खंड आपका ग में। तो पूछा है इनमें से कौन सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया कौन नहीं होता, जिसमें कर्म का पता नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए, सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र से विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है, मैंने उसे पुस्तक दी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ए। जहाँ से सोने का बात आ जाएगा समझ लीजिए आप सीधा वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। सोना कोई बढ़िया काम नहीं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि अकर्मक क्रिया। अगला सवाल देखेंगे, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया, देखिए लड़का पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। बच्चे केले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केले। फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो अगर आप सवाल कीजिए, ठीक है, सवाल करने के बाद वाक्य में अगर ये सवाल करने के बाद अगर क्रिया में यानी सवाल आप किए और इसमें अगर कुछ उत्तर आ जा रहा है तो समझ लीजिए आप सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप क्या है, अकर्मक। अब आप सवाल कीजिए इसमें कि बच्ची सो रही है, इसमें क्या सो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगला सवाल है 13वां नंबर, किनमें से कौन सा आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है। आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आम का मतलब क्या होता है आपका, आम का मतलब मामूली आदमी भी होता है, आम का फल भी होता है, साधारण लोग भी होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि आम का अर्थ इमली नहीं होता है।
तो 14वां सवाल है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, तो देखिए यथा जो है वो अवयव लग गया, इसलिए अवयवी भाव समास इसको कहेंगे। 14 का ए हो जाएगा। 15वां सवाल है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी बाद का पद प्रधान हो, बाद का पद और पहले पद के साथ लगे विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला सवाल है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा कर्मधारय। जैसे राजा का महल, ठीक है, राजा का महल। उसी तरह विद्या जोड़ आले, विद्यालय, तो किससे समास का है? तो कर्मधारय समास का है। अगला है कि जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? कहा गया कि जब बारिश होगी तब किसान क्या करेंगे? हल चलाएंगे, ठीक है। तो 17 का आपका डी हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि जब और तब का बात आया तो मिश्र वाक्य होगा। अगला सवाल है कि जो अवयव दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो होता है उसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला सवाल है कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य की क्या होती है? तो कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। नेक्स्ट है लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है? ठीक है, लड़कियां जो है सो रही है, तो कुछ तो काम कर रही है, तो इसका मतलब लड़की, अगर बोला जाता कि लड़कियों के द्वारा सुलाया जा रहा है तो वो कर्मवाच्य होता है, लेकिन यहाँ लड़की खुद सो रही है इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा ये। अब अगला देखिए खंड ग में हम लोग आएंगे जब, तो देखेंगे वहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, 22 पद्यांश दिया है, ठीक है। पद्यांश के आधार पर आपको सवाल का जवाब देना है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के भूमि स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के धड़कन का, ठीक है। तो देखिए अब इसके आधार पर हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो 21 का सवाल पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये फसल से लिया गया, ठीक है, फसल और नागार्जुन के। फसल किसका जादू है? तो नदी के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, हवा के थिरकन का, या सूर्य की किरणों का। तो ये आपका हो जाएगा नदियों के पानी का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया, फसल जो है, देखिए दिया और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है वह। तो फसल किसका जादू हुआ? नदी के पानी का जादू हो गया आपका फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल किसका रूपांतर है? तो फसल जो है आपका वो है सूरज के किरणों का रूपांतर, फसल जो है सूरज के किरणों का रूपांतर है। नेक्स्ट पूछा गया फसल किसका गुणधर्म है? तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया, फसल जो है गुणधर्म किसका है? तो देखिए भूरी संदली मिट्टी का गुणधर्म, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ आंसर क्या होगा, फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का, ठीक है। तो 24 का भी ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 25, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह कविता जो आपका उत्साह कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता में आए निधाप शब्द का क्या अर्थ है? निधाप का, तो निधाप शब्द का अर्थ होता है आपका अत्यधिक गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां की गोपियों ने किसे भगवान कहकर संबोधित किया है? गोपियों ने किसे भगवान कहकर संबोधित किया है? तो भगवान जो है वो उद्धव को कहा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। तो उद्धव को भगवान कहकर बुलाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो हारिल के समान। गोपियों की जो दशा हुई थी वो हारिल के समान हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश, कुछ गद्यांश दिया है और 29 से 32 तक आपको गद्यांश का सवाल का जवाब देना है। देखिए पान वाले से सवाल है, ठीक है। पान वाले के मुंह के खुद मुंह पर पान ठूसा रहता था, वह काला मोटा खुशमिया आदमी था। तो इस प्रकार आप पान वाले जो पढ़े होंगे आप, वहाँ से सवाल है, ठीक है। तो पूछा गया 29वां नंबर प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत अंश किससे लिया गया है? तो 29 का हो जाएगा आपका नेताजी का चश्मा, ठीक है। अगला सवाल पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा है? तो पान वाले ने क्या ठूसेगा? पान वाला पान ही ठूसेगा, इसलिए 30 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला जो था आपका वो हो जाएगा काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था, काला मोटा और खुशमिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा जो था कैप्टन ही बदलता था। अगला 33वां है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो किसको साहब कहते थे? तो कबीर दास को साहब कहते थे। अगला सवाल है कि पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था? पतोहू के भाई को भगत जी ने आदेश क्या दिया था? तो दिया था कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, पतोहू को दूसरी शादी कराने का आदेश, क्योंकि उनके बेटा जो था वो मर गया था। अगला है बाल गोविंद भगत के गाँव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो हो जाएगा खेती बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। अगला सवाल देखिए गद्यांश दिया हुआ है,
ये हुआ थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर वह कहती कि खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये था गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना था। तो पहला सवाल गद्यांश से इस गद्यांश से सवाल क्या है कि माता लेखक को क्या क्या सान कर खिलाती थी, तो दही भात। देखिए पहला स्टेंजा में आपका क्या दिया है कि वह थाली में दही भात शांति, तो पहला का आंसर हो जाएगा दही भात। अगला है कि खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे, तो क्या बोलते थे, बैठकर पढ़ो सो जाओ, या तो फिर क्या कहते थे, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, तो यही कहते थे कि अब तुम राजा हो और जाओ अब खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने आते थे, तो लेखक काठ के घोड़ा जाते थे। देखिए यहाँ पर दिया होगा काठ का घोड़ा। ठीक है, लेखक जो था वो काठ का घोड़ा लेकर जाते था। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि काठ का घोड़ा घोड़ा नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। अगला अगला सवाल है कि निम्न में कौन कौन से पक्षी के नाम आए हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से पक्षी के नाम आए, तो तोता मैना कबूतर हंस और मोर। बैल का नहीं आया हुआ था और ना ही गाय का आया हुआ था। ठीक है, तो बाकी तोता मैना कबूतर और हंस का आया था, यहाँ पे हंस और मोर का आया था खाना खिलाने के लिए, सबका कोर बनाया जाता था। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए हिंदी का, को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो आपका हिंदी का आने वाला है, तो आपका तैयारी खतरनाक लेवल पे होगा। और फाइनली आपका कल का एग्जाम जो है जबरदस्त जाएगा, 2025 का भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।